पूंजीगत आय। ये भी दो वर्गों में बांटा गया था, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय और क्या हो जाएंगे, पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय और क्या हो जाएंगे, पूंजीगत व्यय। बात समझ में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे नहीं तो ये पेज हट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। आप समझिएगा, राजस्व आय के मतलब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है प्रधान घाटा। प्रधान घाटा को हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। क्या बोलते हैं? और ये राजकोषीय घाटा पाता ना कितना बार बिहार पुलिस दरोगा और क्या बोला जाता है बीपीएससी के एग्जाम में पूछ दिया गया है सूत्र कि राजकोषीय घाटा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, या राजकोषीय घाटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अनगिनतों एग्जाम में पूछा गया है। तो हम बताएं कि सबसे पहले डीपीसीटी बोला जाता है घाटा को, और घाटा जो होता है जब आय से व्यय ज़्यादा होगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं घाटा। घाटा समझने के लिए हम लोग समझते हैं लोक राजस्व, सरकार के लेन देन को समझते हैं। ये लेन देन दो प्रकार से होता है, एक तो सरकारी सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। इसके मतलब भारत सरकार के सब लोगों का आय और भारत सरकार के सब लोगों का व्यय, ये दो भागों में बांटा गया था, राजस्व आय और पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत आय। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्व आय क्या होता है, तो राजस्व आय जो होता है इस वैसा सरकार का आय होता है जिसमें सरकार इसको कभी लौटाती नहीं है लेकिन बदले में कुछ देती है। बात समझ में आ गया? क्या होता है समझिए फिर से। राजस्व आय किसे कहेंगे कि यह सरकार का वैसा आय होता है जिससे सरकार ले लेती है तो इसको वापस नहीं करती है लेकिन बदले में क्या देती है, कुछ देती है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग फार्म भर रहे हैं, फार्म का फीस लगता है ना, सरकार के पास जाता है, तो बताइए अब सरकार उस पैसा को वापस करती है कि नहीं करती है, लेकिन बदले में तो कुछ देती है ना। क्या देती है? तो हम लोग का एडमिट कार्ड देती है, उस पैसा के थोड़ा सा कुछ भाग खर्चा करते हैं सेंटर मैनेज में, पेपर बनाने में, कॉपी बनाने में। बात समझ में आ गया? वीक्षक को तैयार करने में से होता है ना, या रेलवे स्टेशन का टिकट, रेलवे स्टेशन का टिकट हम कटा के सरकार को दे देते हैं लेकिन सरकार वो वापस नहीं करेगी, लेकिन बदले में क्या देगी, कुछ तो देगी ना। देती है हम लोग को यात्रा करने का गाड़ी। समझ में आ गया? तो ये जो राजस्व आय होता है यह वैसा आय होता है, वह क्या होगा, इसमें इसको कभी सरकार लौटाएगी नहीं लेकिन बदले में क्या देगी। आप अपने दिमाग से इसका उदाहरण बता सकते हैं कि वैसा क्या क्या सरकार के पास है जो हम लोग से लेती है और देती नहीं है। जैसे टैक्स, टैक्स भी सरकार क्या हो जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा राजस्व घाटा आय में। इसके बाद पूंजीगत जो आय होता है वह सरकार का यह एक ऐसा आय है जिसमें सरकार लेती है लेकिन मजबूरन में लौटाना पड़ता है। जैसे बैंक का राशि, बैंक का राशि अभी सब लोग बैंक, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो बैंक खाता से नहीं जुड़ा होगा, अकाउंट से या बैंक से प्रक्रिया से नहीं जुड़ा होगा। तो बैंक में जो पैसा जमा किया जाता है वह पैसा सरकार लौटाती है कि नहीं लौटाती है? लौटाती है। बात समझ में आ गया? लेकिन शर्त इस बात का है कि उस बैंक के पैसा सरकार के पास खत्म नहीं होता है। होता है, देखिए अगर बैंक में सरकार बहुत तेज है, सरकार जनता से बहुत ज़्यादा तेज है, आप ही के पैसा से वो अपनी क्या कर रहे हैं, सारे अर्थव्यवस्था को सुधार रहे हैं। आपका पैसा 5 लाख 10 लाख 12 लाख जमा है ना, आपको 12 लाख 15 लाख का तो काम पड़ेगा नहीं, तो आपके पैसा कहाँ यूज हो रहा है, सरकार यूज कर रही है। भले आपका जरूरत पड़ेगा 10-20 हज़ार तो वह सरकार दे देगी। बात समझ में आया? तो इसके लिए भी आपके लिए एक और उत्तम व्यवस्था सरकार क्या की है, कैशलेस की व्यवस्था। कैशलेस का मतलब समझ में आता है कि कैशलेस का मतलब यह होता है कि सरकार अगर मतलब जनता भी बारे में सोच के यह करी व्यवस्था क्या की है कि अगर मान लीजिए कि किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया है ना, तो सरकार यह व्यवस्था कर दी है कि आपका 1 लाख रुपया एक दिन में नहीं निकल पाएगा या एक बार में नहीं निकल पाएगा। उसके लिए आपको 2 से 3 बार क्या करना पड़ेगा। उसके अलावा और आपसे मुनाफा प्राप्त करने के लिए सरकार क्या की है, ऑनलाइन की सुविधा कर दी है कि आप बैंकिंग का काम कीजिए, वहाँ ऑनलाइन कीजिए, यहाँ फार्म भरिए, यहाँ ये कीजिए, ताकि उस पैसा का कुछ अंश ये इधर से उधर से कट छूट के फिर सरकार के घर में जाए। बात समझ में आया? तो ये सब प्रक्रिया होती है। तो पूंजीगत आय के मतलब यही होता है कि सरकार को मजबूरन लौटाना पड़ता है। जैसे बैंक की पैसा हो गया, LIC का पैसा हो गया, आप LIC जमा कर रही हो 2000-3000 मंथली, किसके लिए, बच्चा के भविष्य के लिए, कि हमारा बच्चा होगा 30 साल बाद वहीं LIC को तोड़ेंगे निकालेंगे, और 30 साल की जो पैसा आपका जमा हो रहा है उस पैसा से सरकार अपना इस्तेमाल कर रही है।
अर्थव्यवस्था सिपाही को वेतन देती है, मजदूर को वेतन देती है, सब खटा रही है वही सब पैसा से, बाकी जब आपका जरूरत पड़ेगा दे देगी। समझ में आया? तो ये दोनों बातें समझ में आया कि राजस्व आय क्या होता है, पूंजीगत आय क्या होता है। अब ये अगला हम लोग पढ़ेंगे सार्वजनिक व्यय के मतलब। सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है सरकार के वैसा व्यय, कैसा व्यय? सरकार के वैसा व्यय जो आपातकालीन एवं कुछ समय के लिए होता हो। क्या होता हो? वैसा व्यय जो आपातकालीन और कुछ समय का होता हो, जैसे सब्सिडी। क्या होता है? सब्सिडी जो होता है बहुत जल्दी मिलता भी है और मतलब खत्म भी हो जाता है। और ये पूंजीगत व्यय का मतलब यह होता है कि यह जिस बरस ये क्या होता है कि जिस बरस स्टार्ट होगा उसी बरस क्या हो जाएगा? समाप्त। लेकिन इसकी प्रक्रिया लंबी चलती है। अगर 2024 में इसका बजट पेश हुआ आया तो ये तकरीबन 2023-30 में जाके खत्म होगा। जैसे बांध बनाना, पुल बनाना, सड़क बनाना, ये सब की जो व्यवस्था है, आय है, वह किस में जाएगा? पूंजीगत व्यय में जाता है। क्योंकि ये तत्काल समय में कैसे खत्म हो सकता है? 10 दिन में 20 दिन में बनेगा पुल, 10-20 दिन में सड़क बनेगा। तो अब ये दोनों बातें समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अब यहीं से घाटा आपको निकालने सिखाते हैं 3 से 4 प्रकार के। ये तो फाउंडेशन क्लास हो गया, हम क्या करें? काट दे, रहने दें कि पढ़ा दें? देखिए अब यहां से घाटा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 100 रुपया है, क्या राजस्व आय, ठीक है? कितना रुपया है राजस्व? अब पूंजीगत आय है मान लीजिए कि 110 रुपया। बात समझ में गया? इसके अलावा किसी के पास अगर मान लीजिए कि राजस्व जो व्यय होता है वह मान लीजिए कि है 150 और ये पूंजीगत व्यय है मान लीजिए कि 300। ऐसे अंदाज पे कुछ भी रख सकती हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही होगा। अब देखिए इसमें आप लोग निकालने कैसे सिखाते हैं, घाटा कैसे निकलता है। सबसे पहले आप लोग को पूछा जाता है राजस्व घाटा क्या होता है? क्या होता है? राजस्व घाटा क्या होता है ये मालूम है ना? घाटा क्या होता है ये मालूम है ना? घाटा निकालने के लिए हम आय में से व्यय को घटाएंगे कि व्यय में से आय को? व्यय में से आय को। तो हम लोग को राजस्व की बात कर रहा है, तो घाटा क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय क्या हो जाएगा? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछेगा कि राजस्व घाटा के में क्या कैसे निकाला जाता है। तो राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। क्लियर है? अब आपका राजस्व व्यय कितना रुपया है? 150 रुपया है और राजस्व आय का रुपया है 100 रुपया है। तो राजस्व घाटा कितना रुपया का होगा? 50 रुपया का। अब नहीं निकल जाएगा। अगर ऐसा पूछ दिया तो, फार्मूला पूछ दिया तो, सूत्र पूछ दिया तो, निकालने के लिए दे दिया तो भी। उसके बाद पूछेगा पूंजीगत घाटा। क्या हो जाएंगे? पूंजीगत जो घाटा होता है, पूंजीगत घाटा वही घटाया जाएगा। पूंजीगत व्यय में से क्या हो जाएगा? पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत क्या हो जाएंगे? पूंजीगत आय। पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। और पूंजीगत व्यय मान लीजिए कितना रुपया है? 300 रुपया है और पूंजीगत व्यय 110 रुपया है। घटाएंगे कितना रुपया बचेगा? 190 रुपया। कितना बचेगा? तो यानी अगर पूछेगा कि पूंजीगत घाटा क्या होता है तो पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत आय। इतना समझ में आया? 2 घाटा। बोलिए। इसके अलावा एक पूछता है सार्वजनिक घाटा क्या है। क्या पूछेगा? अगला पूछेगा सार्वजनिक घाटा। तो सार्वजनिक घाटा निकालने के हम लोग क्या करेंगे? सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक आय को क्या कर देंगे? घटा देंगे। सार्वजनिक व्यय में से सार्वजनिक घटा देंगे। बातें समझ में आया? अब नहीं हो जाएगा सार्वजनिक व्यय। जैसे मान लीजिए कि अगर पूछ दिया, यही क्वेश्चन दे के पूछ देगा कि सार्वजनिक घाटा कैसे क्या होगा, तो सार्वजनिक घाटा में हम लोग सार्वजनिक व्यय पहले देख लेंगे। अब इस सार्वजनिक व्यय में ये दोनों रुपया आ जाएगा, 300 और 150, 450। इसके बाद सार्वजनिक आय में हो जाएगा 100, 100, 210। बताए 450 में से हम लोग 210 घटा देंगे तो ये आंकड़ा क्या आ जाएगा? सार्वजनिक घाटा। समझ में आया? और इसके अलावा राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा में क्या हुआ? राजकोषीय घाटा में रहने दे क्योंकि वीडियो डालना है, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़िएगा तो बढ़िया से पढ़ाएंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है सेट। सेट में क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अध्यादेश जारी करने के लिए
पारित अधिनियम की उद्घोषणा करने के लिए शक्तियां किसे प्रदान है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सलाह, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश। सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इसका सबसे पहले अनुच्छेद पढ़िए। भारत के राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद में? बोल 52 में। कौन सा अनुच्छेद होगा? प्रधानमंत्री कौन सा अनुच्छेद? 74 में। और ये तो राष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री। भारत के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कौन सा अनुच्छेद में? 124 में। अब सुनिए, ये जो पॉइंट दिया है अध्यादेश, ये क्या होता है सबसे पहले आप लोग को बताना है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश, देखिए अध्यादेश क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। जब संसद का कार्यवाही बंद हो जाता है, मतलब संसद जब नहीं चल पाता है आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस के समय में संसद की कार्यवाही बंद था क्योंकि वह मना किया गया था कि एक साथ 2 से 3 से 4 व्यक्ति नहीं रह सकते हैं, और संसद भवन में चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें मैं सब लोग सांसद जाएंगे ना। तो संसद की कार्यवाही जब बंद हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति में, और मान लीजिए कि उसी स्थिति में कोई कानून बनाना होगा तो क्या कैसे बनेगा? तो याद रखिएगा, आपातकाल के स्थिति में अगर मान लीजिए संसद की कार्यवाही बंद है तो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की सलाह से एक अस्थायी कानून बनाया जाता है। उस अस्थायी कानून को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यादेश। तो अध्यादेश एक क्या होता है? अस्थायी कानून होता है। क्या होता है? अस्थायी कानून होता है अध्यादेश। और याद रखिएगा, अस्थायी अध्यादेश के क्या बोला जाता है? जारी जो करता है वह जारी करने का बनाता कौन है? तो पीएम की सलाह से कौन करेंगे? राष्ट्रपति। पीएम की सलाह से कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और अध्यादेश जारी करने के अधिकतम अवधि पूछता है, अध्यादेश जारी करने के अवधि अगर पूछता है तो अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। क्या होती है? अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। लेकिन जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो यह होती है 42 दिन का। कितना दिन का होता है? ये जब सत्र प्रारंभ हो जाता है तो यह होता है 42 दिन का। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है अध्यादेश कभी भी ला सकता है और कभी भी वापस भेज सकता है। लेकिन एक और पॉइंट, राज्यपाल कौन सा अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? राज्यपाल बोलिए। 213, 210 की 213? 213। राज्यपाल अगर अध्यादेश जारी करेंगे, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे तो कौन सा अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करेंगे? तो 213। वहीं राष्ट्रपति जमा करेंगे तो कौन सा? 123। बात समझ में आया? तो यही क्वेश्चन था हम लोग का। जो आंसर होगा वह हो जाएगा क्या? डिलीट हो गया। चलिए समझ लिए हैं ना आप लोग? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? देखिए भाग 1 में जो आता है, सबसे पहले भाग 1 देखिए। भाग 1 में आता है भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक कैसा संघ है? राज्यों का संघ है। और इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ा जाता है। भाग 2 की बात करेगा तो नागरिकता। क्या हो जाएगा? नागरिकता। इसमें अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं 5 से 11 तक। पार्ट 3 में होता है मौलिक अधिकार। क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। और यह जो होता है 12 से कितना तक? 35 तक। और पार्ट 3 होता है नीति निर्देशक तत्व। 4 होता है नीति निर्देशक तत्व। और 36 से कितना तक? 51 तक। सुनिएगा ध्यान से, अगर पार्ट 4 की बात किया है नीति निर्देशक तत्व से, तो यहां लगा देते हैं नीति निर्देशक तत्व। क्या लगा देते हैं? नीति निर्देशक तत्व। याद है आप लोग को? भाग कौन सा भाग है? भाग 4। भाग कौन सा हो जाएंगे? 4। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इतना बात माइंड में सेट कर लीजिएगा कि नीति निर्देशक जो तत्व है, सुनिए, ये नीति निर्देशक जो तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कौन सा संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक तत्व। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि आखिर आयरलैंड भी किसी न किसी देश से लिया है। तो ये लिया है स्पेन से। कहां से लिया है? स्पेन से इन्होंने लिया था। बात समझ में आ गया? और एक व्यक्ति था केटी शाह। कौन था? इस व्यक्ति ने कहा था
कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा बैंक का चेक है जिसे सुविधा अनुसार जारी नहीं किया जा सकता है। क्या कहा था कि नीति निर्देशक जो एक ऐसा बैंक का चेक है जिसे सुविधा अनुसार नहीं जमा किया जा सकता है। तो ये तो विशेषता हुआ, लेकिन इसमें जो मेन पढ़ा जाता है वह 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद। एक बार लिख के हम बोल देते हैं, आप लोग से पूछ देते हैं, याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद की अगर बात पूछा जाएगा तो 36 होता है। बताइए 36 अनुच्छेद में क्या है, याद है? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। 37 में क्या है, बोलिए? 37 में इस बात को कहा गया है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद 38 आता है, बोलिए? 38 में कहा गया है कि सरकार जनता के कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड देगी तो राशन मिलेगा, ठीक है, समझ में गया? तो सरकार क्या करेगी? जनता के लिए क्या करेगी? कल्याण। 39 में क्या, बोलिए? हाँ, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या होता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। और अगला होता है 39 के क। बताइए 39 के क में क्या होता है, बोलिए? निःशुल्क विधिक सहायता। क्या होता है? उसके बाद होता है 39 के ख, धन का समान वितरण। क्या कहा है? धन का समान वितरण। इसके अलावा अगर 40 अनुच्छेद लगाएंगे, ग्राम पंचायत के संगठन। 41 में क्या होगा, बोलिए? 41 में याद है आप लोग को? 41 में क्या हो जाएगा? सरकारी सहायता पाने का अधिकार। जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, साइकिल के लिए पैसा, समझ में गया? ये सब सरकारी सहायता पाने का अधिकार किस में? 41 में। 42 में क्या कहा गया है? वनवांछित दशा के प्रस्तुति। कहा गया है कि गर्भवती महिला को किसी भी जोखिम भरे कामों में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 43 में क्या कहता है? 43 में कहता है कुटीर उद्योग, मजदूरों को इतना मजदूरी दिया जाए कि वो अपना पालन पोषण कर सके। इसके बाद 44 में एक समान सिविल सहायता। अच्छा, सिविल सहायता का मतलब क्या होता है, समझ आइएगा आप लोग, बोलिए? हाँ, देखिए, सिविल संहिता का मतलब होता है कि भले सभी धर्म में विवाह की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बात समझ में गया? क्लियर है ना? हम लोग के हिंदू धर्म में बारात लगने से पहले प्लेट मिल जाता है, लेकिन इस्लाम धर्म में बारात लगने के बाद प्लेट मिलता है। बात समझ में गया? क्लियर है ना? तो उसके बाद क्या होता है? तो ये 44 में क्या होता है? एक समान सिविल सहायता का मतलब होता है कि भले विवाह की जो प्रक्रिया है अलग अलग धर्मों में अलग अलग है, लेकिन तलाक की प्रक्रिया सेम है। बात समझ में आ गया? अब तो ऐसा आ गया कि एक के दिन में तलाक हो जा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा 44। उसके बाद 45 में आंगनबाड़ी। और आंगनबाड़ी के मतलब होता है 6 बरस से कम उम्र के बच्चा, और 0 से 12 और 6 से कम उम्र के बच्चा का शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान रखना किसका है? सरकार का। तब भी ना आता है सुई देने वाला, बच्चा को सुई देने वाली डॉक्टर आती हैं। आंगनबाड़ी में जिस बच्चा जो आंगनबाड़ी नहीं जाने वाला होता है उसके नाम पे भी घर पे राशन मिलता है, दूध आता है, सब होता है ना। तो ये इसको बोला जाता है आंगनबाड़ी। क्या बोला जाता है? अगला है 46, बोलिए? SC ST OBC का संरक्षण। क्या किया गया है? SC ST OBC का 47 में, हाँ, जीवन स्तर और पोषण स्तर को ऊंचा करना। 48 में कृषि एवं पशुपालन। आप लोग भी बोलिए। 48 के कम में पर्यावरण के संरक्षण। 49 में बोलिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इमारत को संरक्षण प्रदान करना। जैसे ताजमहल को मतलब ध्वस्त करने से रोकना। बात समझ में आ गया? कुतुब मीनार को, ये सब हो गया ना, राम मंदिर हो गया, ये सब को क्या करना? अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व होती है इमारत, उसको संरक्षण प्रदान करना। 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। और 51 के क होता है मूल कर्तव्य, लेकिन ये इस भाग में नहीं आता है, हाला मत कीजिए। सुनो, अब ये अनुच्छेद को बांट दिया गया है 3 भागों में। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है। समाजवादी, उसके बाद गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी, ठीक है।
और इसमें अनुच्छेद दे दिया गया है, गांधीवादी में कौन होगा, समाजवादी में कौन होगा और उदारवादी में कौन होगा। रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला बहुत ज़्यादा प्राचीन इतिहास का फेमस क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं पूछा गया है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध कवि जिसने हिंदुस्तान का तोता की उपाधि नवाजा गया था, वह व्यक्ति कौन था। ऑप्शन इब्न तुता, कुतुबी, अलबरूनी, अमीर खुसरो। चलो देखिए, सबसे पहले हम हॉल करते हैं इब्न तुता। ये क्या लिखा है, इब्न तुता, इब्न तुता। सुनिए ध्यान से, ये जो इब्न तुता था ये मोरक्को का निवासी था। कहाँ के निवासी था, याद रखिएगा, यह मोरक्को का क्या था, मोरक्को का निवासी था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह था कि यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कब आया था, किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। ये कब आया था, तो 1333 ईस्वी में आया था, क्योंकि 1336 ईस्वी में तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना ही हो गया था। तो इन्होंने 1333 में मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 7000 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके। कितना दूरी तय करके, पैदल दूरी तय करके आया था 7000 किलोमीटर। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि इस वीरता को देखकर इब्न मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्या कर दिया, दिल्ली के काजी का मतलब क्या होता है, काजी का मतलब होता है मुखिया। इनको दिल्ली का क्या बना दिया गया, मुखिया। और इन्होंने जब दिल्ली का मुखिया बना तो मोहम्मद बिन जो तुगलक थे इनसे क्या लेने लगे, सलाह। तो इन्होंने क्या किया था, इनके सलाह पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था इन्हीं के सलाह पे, तो डाक प्रथा का प्रचलन, क्या किया था, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। और एक दूत मंडली चीन भेजा था। एक दूत मंडली कहाँ भेजा था, एक दूत मंडली कहाँ भेजा था, चीन भेजा था। तो ये बात समझ में आया इब्न तुता के बारे में। इब्न तुता की एक बुक थी जिसका नाम था रेहला। क्या नाम था, रेहला। इब्न तुता के बुक का नाम क्या था, रेहला। तो ये इब्न तुता से इतना क्वेश्चन याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ये काम हुआ। ये जो उबतू था और अलबरूनी था, ये एक व्यक्ति के दरबार में आया था जिस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद गजनवी। क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी जो थे इन्होंने तुर्क आक्रमणी थे। और इनके पिताजी का नाम था सुसुप्त गजनवी। सुसुप्त गजनवी थे जिन्होंने 986 में दिल्ली पे आक्रमण किया और वहाँ हिंदू शाही के शासक राजा जयपाल को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। तब उनका बेटा मोहम्मद गजनवी 998 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कब बैठा था, दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा था, 900। और इन्होंने 1001 से लेकर 1027 तक ना, 1027 तक टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कई बार आक्रमण किया था, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा दिल्ली पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था, तो मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी का 3 फेमस आक्रमण था। इसमें सबसे पहले 1018 में इन्होंने किसको लूटा था, कनौज को। 1025 में किसको लूटा, सोमनाथ मंदिर को। और 1027 में इन्होंने जाटों के खिलाफ लड़ा था। किसके खिलाफ लड़ा था, जाटों के खिलाफ लड़ा था। सोमनाथ मंदिर भारत के कौन सा राज्य में है, तो गुजरात में है। इतना बात समझ में आया। इसके अलावा इनके दरबार में 3 गो विद्वान भी रहते थे। विद्वान कई गो रहते थे, 3 गो। एक का नाम था अलबरूनी। अलबरूनी के बाद बोलिए उबितू, उसके बाद फिरदौसी। फिरदौसी, फिरदौसी के बाद और था नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से हैं। अलबरूनी के बुक का नाम था 2 गो, किताबुल ए हिंद, किताबुल ए हिंद और तहकीक ए हिंद। क्या था, तहकीक ए हिंद। याद रखिएगा इस पुस्तक की विशेषता कि किताबुल हिंद जो पुस्तक थी ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी। कौन सा भाषा में, और यह किताबुल हिंद में भारतीय समाज और संस्कृति के चर्चा किया गया है।
भारतीय समाज और किसकी चर्चा किया गया है? संस्कृति का चर्चा किया गया है। और इस पुस्तक में भारत को दरिद्र की उपाधि दिया गया है। किस चीज की उपाधि दिया गया है? दरिद्र की उपाधि दिया गया है। उबिदू का पुस्तक का नाम था किताबुल उल यामिनी। क्या नाम था? किताबुल उल यामिनी किसकी बुक हो जाएगा? तो बोलिए ये उबिदू का। और फिरदौसी का बुक का नाम था शाहनामा। क्या नाम था? शाहनामा। तो ये भी क्वेश्चन याद हो गया। उदुपी क्या है? उतुबी और अलबरूनी किसके दरबार में आए थे? समझ में आया? अब है मेन अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो से तो पता ना कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में। देखिए अमीर खुसरो, सबसे पहला पॉइंट लगाना है। अमीर खुसरो से क्वेश्चन क्या क्या होगा? सबसे पहला ये जियाउद्दीन मांगबरनी का शिष्य था। किसका शिष्य था? यह जियाउद्दीन मांगबरनी का क्या था? मांगबरनी का शिष्य था। मांगबरनी का क्या था? शिष्य था। ये जियाउद्दीन मांगबरनी जो थे दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति थे। जब जियाउद्दीन मांगबरनी को मुफ्त में बहुत सारे सरकारी जमीन मिला था। क्या मिला था? सरकारी जमीन मिला था। अब तुगलक वंश की अगर कहानी पढ़िएगा तो गियासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए अपने भतीजा किसको भेजा था? अच्छा, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक। जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक अपना बेटा को भेजे थे किसको? बोलिए गियासुद्दीन नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को भेजे थे। मोहम्मद बिन तुगलक जब गया था, लूटा, पूरा लूट लिया दक्षिण भारत को, तो गियासुद्दीन तुगलक का मन में क्या हो गया? लालच। और गियासुद्दीन तुगलक कहा कि हम दक्षिण भारत पर हम आक्रमण करेंगे। लेकिन बेचारा दक्षिण भारत में कहाँ गया? बंगाल। और उस समय बंगाल क्या था? कंगाल, कुछ नहीं मिला था। समझ में आया? तो इनके मन में लगा कि हम ऐसे खाली हाथ नहीं लौट के जाएंगे। तब इनके मन में आया कि जो दिल्ली का राजा है जियाउद्दीन मांगबरनी, इनके पास अथाह जमीन है। और जमीन कैसा है? तो सरकारी। बात समझ में गया? तो इन्होंने अपनी एक लेटर लिखा। लेटर, अब लेटर की ज़माना नहीं है, अब मैसेज की ज़माना हो गया है। लेटर लिखा और लेटर पर लिखा था कि जियाउद्दीन मांगबरनी से कि आप तैयार रहिए, हमारी ये जो दान में जो भूमियाँ मिला है सरकारी भूमि को, उस भूमि का हिसाब आप तैयार करके रखिए। ठीक है? घोड़ा ले जाके यह लेटर जियाउद्दीन मांगबरनी के पास में रख दिया और मांगबरनी ने पढ़ा। और पढ़ने के बाद उधर से कहा जियाउद्दीन मांगबरनी कि दिल्ली अभी दूर है। वहीं दिल्ली अभी दूर है। असंभव काम को हम लोग भी यूज करते हैं कि दिल्ली अभी क्या है? दूर है। तो वही बात कहा था कौन? जियाउद्दीन मांगबरनी। नासरुद्दीन जियाउद्दीन मांगबरनी कहा था। जियाउद्दीन मांगबरनी। हाँ, देखिए ये जियाउद्दीन, सुनिए, अमीर खुसरो जो था जियाउद्दीन मांगबरनी का क्या था? शिष्य था। और अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था। बात समझ में आ गया? कई बार के क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो बोलिए अमीर किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी का। इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। कब हुआ था? 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला में इनका जन्म हुआ था। क्या था? एक उत्तर प्रदेश में भी है। जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? पटियाला में। और इनको उपाधि दिया गया था दो। एक दिया गया था तोता-ए-हिंद। कहा क्या? तोता-ए-हिंद। हिंद के मतलब होता है हिंदुस्तान। हिंद का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। यानी हिंदुस्तान के तोता, उसी बात को लिखा है, देख लीजिए। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा गया था? तो पहला उपाधि क्या मिला था? तोता-ए-हिंद। और दूसरा उपाधि मिला था तुर्क-ए-अलाह। क्या मिला था? तुर्क-ए-अलाह। बात समझ में आ गया? तुर्क-ए-अलाह की उपाधि मिला था दूसरा। तो इनको दो उपाधि मिला था, तोता-ए-हिंद और तुर्क-ए-अलाह। इन्हें आविष्कार किस किस चीज का किए थे? तो इन्होंने आविष्कार भी किया था उर्दू का। किस चीज का? उसके बाद खड़ी बोली का। खड़ी बोली का आविष्कार किसने किया था? और जो सितार होता है ना, सितार, पंडित रविशंकर वाला, ये सितार का आविष्कार किसने किया था? यही, यानी आविष्कार ही किया था इन्होंने। इसके अलावा इनकी भी पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तक का बढ़िया नाम है अंशिका। क्या नाम था? इनकी पुस्तक का नाम था अंशिका। दूसरी बुक का नाम था तुगलकनामा।
क्या नाम था? तुगलकनामा। और तीसरी पुस्तक का नाम था तारीख ए दिल्ली। क्या पुस्तक का नाम था? तारीख ए दिल्ली। बात समझ में आया? और अगला पुस्तक का नाम था फतहनामा। क्या नाम था? फतहनामा। तो ये 4 पुस्तक, 3 आविष्कार, 2 उपाधि, बाकी जीवन परिचय याद रखिएगा। अब आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। क्या हो जाएंगे? अमीर खुसरो। बात समझ में आ गया? ये पॉइंट सब लिखते चलिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं ना हो रहा है क्वेश्चन पढ़ने में। देखिए, जैसे उनको उपाधि दिया गया था तोता है हिंद के, उसी तरह अन्य व्यक्तियों को उपाधि दिया गया था। इसमें सेट हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को, लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, बुद्ध वृद्ध, वयोध वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति दादा भाई बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, आंध्र केसरी श्री टी प्रकाशन, शेर ए कश्मीर, कश्मीर का शेर शेख अब्दुल्ला को याद रखिएगा। कश्मीर का कश्मीर शेर ए कश्मीर किसको कहा जाएगा? उसके बाद बिहार विभूति अनुग्रह नारायण देशप्रिय जितेंद्र मोहन सेनगुप्त, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम, इसके अलावा कश्मीर का अकबर जैनुलवादी, देखिएगा जैनुल्लाउद्दीन। बात समझ में गया? तो इसको भी सेट कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने घर पे जाके कि किस व्यक्ति को कौन सा उपाधि दिया गया है, किस नाम से जाना जाता है किस व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हम भारत के लोग इस वाक्य से क्या शुरू करते हैं? Which of the following starts with this sentence we are the people of India। मतलब भारत को जो हम स्टार्ट कर किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है? नेहरू रिपोर्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्या बोला जाता है? याद है आप लोग को? सबसे पहला पॉइंट है ये जो क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के दिया है। क्या दिया है? प्रस्तावना के बारे में दिया। सुनिए, प्रस्तावना क्या होता है? सबसे पहले प्रस्तावना जो होता है यह संविधान में अपना अधिकार मांगने के लिए उत्तेजित करता है। क्या रखता है? कि अपना अधिकार संविधान में कैसे लिया जाएगा, इसी को बताता है क्या? प्रस्तावना। प्रस्तावना जो प्रस्तावना जो होता है यह अमेरिका की संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए की संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। क्या स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। प्रस्तावना को संविधान के आत्मा कहा जाता है या कुंज भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है और कुंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। बातें समझ में आ रहा है? क्या हुआ था? प्रस्तावना में जाके आगे चल के बहुत सारे काम हुआ था, कई प्रकार के न्याय दिया गया, कई प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में न्याय का प्रकार का है, न्याय बताइए। न्याय 3 प्रकार के, कौन कौन? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, सामाजिक आय, आर्थिक न्याय, उसके बाद राजनीतिक न्याय। क्या हो जाएगा? राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय हैं। और ये जो न्याय लिया गया है 1917 के रूसी क्रांति से। कौन सी क्रांति से लिया गया है? 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। अगर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता का प्रकार का है, तो 5 प्रकार के क्या है? स्वतंत्रता। और वह स्वतंत्रता है विचार, व्यक्ति, धर्म और उपासना। विचार हो जाएगा, अभिव्यक्ति हो जाएगा, हाँ, अभिव्यक्ति के बाद हो जाएगा धर्म, धर्म हो जाएगा ना, विश्वास और उपासना। विश्वास और क्या हो जाएगा? उपासना। बात समझ में गया? लेकिन समता का प्रकार के हैं? तो समता 2 प्रकार के हैं। समता कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के होता है। पहला अवसर की समता, और दूसरा प्रतिष्ठा की समता। पहला अवसर की समता और दूसरा किस चीज की समता? प्रतिष्ठा के समता होता है। ये कौन सा? बोले कहाँ होता है? तो ये होता है संविधान की प्रस्तावना में। बातें समझ में आया? संविधान के प्रस्तावना में संशोधन हुआ
1976 में 42वां संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 1976 में संविधान के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, समाजवादी के बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया था? अखंडता। तो ये सारे कहानी आप लोग याद रखिएगा प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। तो हम लोग का जो बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत एक राज्यों का संघ है। क्या कहा जाता है? भारत क्या कहा जाता है? भारत एक राज्यों का क्या है? संघ है, कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बोलिए। राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था? हाँ, एस सी मुखर्जी। और संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भागवत। एन पलकी वाला क्या कहा था? बोलिए। राजनीतिक जन्मपत्री क्या कहा था? राजनीतिक जन्मपत्री। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चटगांव, ये चटगांव जो है, चटगांव बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बांग्लादेश का। कहाँ पाया जाता है? सुनिए, अब बांग्लादेश फिर आज बढ़ा रहे हैं। एक बार और पढ़ाए थे, बांग्लादेश पढ़ा दिए हैं। हाँ, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो बोलिए, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बांग्लादेश से। पहला पॉइंट है बांग्लादेश की राजधानी। राजधानी कहाँ हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा ढाका। मुद्रा, मुद्रा हो जाएगा टक्का। संसद, जातीय संसद। क्या कहा जाता है? संसद के नाम हो जाता है जातीय संसद। बात समझ में आया? क्वेश्चन बताना है कि बांग्लादेश जो था पहले किस नाम से जाना जाता था? बोलिए। हाँ, ये 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान क्या रखा जाता है? कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान। 1972 में ये क्या हो गया था? बांग्लादेश, मतलब इनको देश का दर्जा दिया गया। बांग्लादेश क्या हुआ था? मतलब देश बन गया, राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। सुनिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत में सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। बांग्लादेश जो सीमा बनाता है, बांग्लादेश कितना? 40-96। और भारत के 5 राज्य से, बोलिए कौन कौन सा राज्य हो जाएंगे? हाँ, मिजोरम, मिजोरम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद असम, असम के बाद त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम, त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल। बात समझ में आ गया? 3 होता है, इनमें से त्रिपुरा से तीनों तरफ से गिरा होता है। सर्वाधिक बनाता है किससे? पश्चिम बंगाल से। और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बांग्लादेश में जूट का 50% उत्पादन होता है। कितना परसेंट होता है? 50% उत्पादन होता है बांग्लादेश में। अगला पॉइंट पूछा जाएगा, यहाँ गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है यमुना। क्या कहा जाता है? यमुना। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं पे चटगांव है। क्या है? ये बांग्लादेश का बंदरगाह था। बांग्लादेश का क्या था? बंदरगाह था। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को सूर्यसेन ने इस पे आक्रमण कर दिया था। कब आक्रमण किया था? 18 अप्रैल 1930 को आक्रमण करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? सूर्यसेन। बात समझ में आ गया? तो यही क्वेश्चन पूछा था कि सूर्यसेन जो था, सूर्यसेन चटगांव का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या हो जाएंगे? सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़ाए थे भारत और बांग्लादेश के बीच में, और कि इसे नदियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे नदियों का देश कहा जाता है। और क्वेश्चन पढ़ाए थे संप्रीति युद्ध अभ्यास। संप्रीति युद्ध अभ्यास कौन से देश के बीच होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच। और भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक नदी जल विवाद है, जिस नदी विवाद का क्या नाम है? तीस्ता नदी जल विवाद। क्या है? तीस्ता नदी जल विवाद। और बांग्लादेश में जब गंगा को पद्मा कहा जाता है, तो बांग्लादेश और भारत के बीच गंगा नदी के लिए भी एक समझौता हुआ था, जिस समझौता का नाम था फरक्का समझौता। क्या नाम था? फरक्का समझौता। यानी फरक्का समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था फरक्का समझौता। इसी बांग्लादेश में एक चकमा जनजाति पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? चकमा जनजाति कौन सा देश में पाया जाता है? बांग्लादेश में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका, हाँ अलग होता है भारत से ये 0 डिग्री लाइन द्वारा। आंसर क्या हो जाएंगे? अब बताइए सुभाष चंद्र बोस कौन थे? आदिवासी थे। ये देखिए ये कांग्रेसी नेता थे और कांग्रेस में यह उदारवादी दल के नेता थे। इनको मानना यह था कि मैं कांग्रेस के सदस्य बन के अंग्रेजी की नीतियों का क्या करूंगा? विरोध करूंगा। ऐसे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बोलिए। सुभाष चंद्र चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये सुभाष चंद्र बोस नारा भी दिए थे, याद है? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और देखिए ये भगत सिंह और खुदीराम बोस कौन थे? ये भी कांग्रेस दल के युवा क्रांतिकारी नेता थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड और प्लस में सैंडर्स के हत्या के विरोध में इनको लोगों को गिरफ्तार किया गया और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दिया गया था। और यही भगत सिंह खुदीराम बोस को, सुनिए हल्ला मत कीजिए, यही भगत सिंह और खुदीराम बोस के चक्कर में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे भारतीय नेता गांधी इरविन समझौता से असंतुष्ट थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इन लोग की महात्मा गांधी जी इरविन के साथ में बात करके इन लोगों का फांसी की सजा क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। तो क्लियर हो गया ना? माइकल फैराडे, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नाभिकीय भट्ठी, क्वांटम सिद्धांत, बोलिए। देखिए ये जो माइकल फैराडे थे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बात समझ में आ गया? सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइकल जो फैराडे थे, माइकल फैराडे, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की नियम कब दिया था? बोलिए। 1831 में। नियम कब दिया था? नियम दिया था 1831 ईस्वी में। अब सुनिए ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है? तो जैसे आप याद रखिएगा बंद परिपथ में, कैसा परिपथ में? बंद परिपथ में जब प्रभावित होने वाली चुंबकीय फ्लक्स, ये क्या होता है? बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को अगर परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन करने के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है, इसी प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। परिभाषा कैसे होगा? बंद परिपथ में जब चुंबकीय फ्लक्स को प्रभावित किया जाता है तो उसको परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित करने के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसकी खोज किया था माइकल फैराडे 1831 में। फैराडे स्पेशल जो होता है धारिता का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक होता है? तो धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे। बाकी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत आप लोग पढ़ी होगी। क्वांटम सिद्धांत माइकल प्लैंक दिया था। नाभिकीय भट्ठी का यह नाभिकीय सोलर सिस्टम होता है। तो क्लियर है ना? अगला देखिए फिर एक्स किरण, अभी बताए थे, बोलिए इसके आंसर मार के निकल जाएंगे। अगला है एक्स किरण के आविष्कार किसने किया था? अभी बताए हैं पीछे एक्स किरण। WC क्या हो जाएंगे? WC हो जाएंगे रोंटजन। WC रोंटजन जो थे इन्होंने एक्स किरण की खोज किया था। बात समझ में गया? एडिसन किसका खोज किया था? बल्ब का। ग्राहम बेल किसका खोज किया था? मार्कोनी था। किस चीज का? हाँ टेलीविजन का। टेलीविजन का खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? ग्राहम बेल। बात समझ में आ गया? तो छोड़ देना इस क्वेश्चन का आंसर। चार वैज्ञानिक, चारों का बेहतरीन काम। ठीक है। ऑप्शन है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के नियम का आविष्कार किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, वैज्ञानिक जोहानसन, चार्ल्स डार्विन। देखिए सबसे पहला आनुवांशिकी क्या होता है? आनुवांशिकी
देखिए ये अनुवांशिकी के जो जनक माने जाते हैं, जिसका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन हो जाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। बात समझ में आ गया? एक व्यक्ति था जिसका नाम था डब्ल्यू वाटसन। क्या नाम था? एक वैज्ञानिक था डब्ल्यू वाटसन। उन्होंने कौन सा नियम दिया था? जीनेटिक्स शब्द दिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीनेटिक्स शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? शब्द दिया था, तो उस वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएंगे? उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएंगे वाटसन। क्या हो जाएंगे? जीनेटिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक हो जाएंगे वाटसन। अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हरगोविंद खुराना। क्या नाम था? हरगोविंद क्या हो जाएंगे? हरगोविंद खुराना। अगला नाम अगर वैज्ञानिक का नाम होगा तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे माना जाता है? याद है? टीएच मॉर्गन को। किसको माना जाता है? टीएच मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। इतना बात याद रखिएगा। आप सुनिए, पूछेगा कि अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, जेनेटिक्स शब्द वाटसन, जीन का संश्लेषण हरगोविंद खुराना 1968 में, इसीलिए इनको नोबेल भी दिया गया था। भारत रत्न के नोबेल, भारत रत्न मिला था, नोबेल न मिला था, भारत रत्न का नोबेल। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन हो जाएंगे? सुनिए ध्यान से, टीएच मॉर्गन। सुनिए, ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, कौन? ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने अपने प्रयोग में 3 प्रयोग किया था। कई गो प्रयोग? और इस 3 प्रयोग में क्वेश्चन एक बार के पूछा गया है कि मेंडल अपना प्रयोग में किस पौधा का यूज किया था? मटर के पौधा। अपने प्रयोग में कौन सा पौधा का यूज किया था? प्रयोग में किया था मटर का पौधा। कौन सा पौधा था? अब बताना है, सुनिए, बताना है कि मटर का पौधा का ही यूज क्यों किया था। बोलो, मटर के पौधा का यूज क्यों किया था? क्योंकि इसकी आकृति क्या होती है? छोटी होती है और इनकी कई प्रजातियां पाया जाता है, इसीलिए इन्होंने किया था। इसके लिए इन्होंने डोमिनेट थ्योरी दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था? मेंडल जो था डोमिनेट थ्योरी दिया था। डोमिनेट थ्योरी। बात समझ में आ गया? ये नेट हटा दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ये लड़की लोग यूज करती हैं। बात समझ में आ गया? क्या होती है? डोम। किसी को डोम, ये डोम है। बात समझ में आ गया? डोमिनेट क्या हो जाएंगे? थ्योरी। बात समझ में आ गया? तो अब छोड़ दी हो आप लोग? अभी डोमिनेट थ्योरी, क्या ये डोमिनेट थ्योरी दिया था। और इस डोमिनेट थ्योरी में क्या कहा था? सुनिए ध्यान से, कि जब 2 अलग अलग प्रजातियों को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली कमजोर शक्तिशाली पर क्या करता है? दबाव बनाता है। क्या बनाता है? जैसे मान लीजिए कि जो लड़ाई होता है, और लड़ाई ये नहीं बोला बोली वाला लड़ाई नहीं, पटका पटकी वाला लड़ाई, इसमें कौन किस पे हावी होता है? बरियार कमजोर को मार देगा। या आप ये भी दिमाग लगाइएगा कि अगर मान लीजिए कि आपसे झगड़ा किसी कमजोर व्यक्ति से हो जाएगा तो आप हावी हो जाएंगे, और नहीं तो वह अगर ज़्यादा बड़ी मतलब रहेगा ज़्यादा तो आप पे हावी हो जाएगा। तो वहीं डोमिनेट थ्योरी में मेंडल कहा था कि जब 2 प्रजाति को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली कमजोर पर क्या करता है? भाव मतलब होता है, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसके लिए इन्होंने एक लंबा पौधा लिया, एक जोड़ी लंबा लिया और एक जोड़ी बौना। एक जोड़ी लंबा पौधा लिया और एक जोड़ी क्या लिया? बौना पौधा लिया। और ये लंबा पौधा को डबल टी से सूचित किया और बौना को छोटा टी से। बात समझ में आ गया? और इसके लिए 4 गो ऐसे घर बना दिया। कई गो घर बना दिया? घर 4 गो बन गया। एक जगह रख दिया लंबा को, एक जगह बौना को। यहाँ हो गए लंबा, यहाँ हो गए बौना, यहाँ हो गए लंबा, यहाँ हो गए। और आपस में क्रॉस कराया। क्या कराया? जब इन्होंने क्रॉस कराया तो पहला बड़ा इसका क्रॉस इससे होगा ना, तो ये डबल टी इसमें हो गया। ठीक,
इसका क्रॉस किससे होगा? ये हो जाएगा इससे। इसके बाद इसका क्रॉस किससे होगा? पहले छोटा टी, उसके बाद आइए इसके बाद दोनों छोटा टी। अब क्वेश्चन बताना है कि इसमें बरियार कौन है। इसमें दोनों एक हैं, यानी दोनों बराबर हैं। यानी इसके मतलब क्या है कि शुद्ध बरियार हैं। क्या है? शुद्ध लंबा इसको बोला जाएगा। मतलब लंबा से सूचित किया गया है तो हम लोग लगा देंगे इसको क्या? शुद्ध लंबा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला बताइए, जब बड़ा टी और छोटा टी में होगा लड़ाई तो इसमें बरियार कौन होंगे? हक मतलब ज्यादा एक्टिव कौन होंगे? बड़ा टी होगा ना, बड़ा टी। यानी कहने का मतलब होगा कि लंबा तो होगा लेकिन अशुद्ध होगा। क्या होगा? कहा कि इसमें बौना भी तो है। मान लीजिए कि ठीक है, दो व्यक्ति में हुआ तो इतना थोड़ी हुआ एक्टिव हो जाएगा। अगला जो कमजोर व्यक्ति भी है तो है ना व्यक्ति, तो लंबा होगा लेकिन क्या ऐसा लंबा होगा? अशुद्ध होगा। सेम वहीं इस पे भी होगा, लंबा होगा लेकिन कैसा लंबा? अशुद्ध लंबा। कैसा लंबा? अशुद्ध। आइए क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना। क्या होता है? इसके लिए इन्होंने दो बातें कहा था। इन्होंने इसके लिए मेंडल ने दो बातें कहा था। एक कहा था कि जीनोटाइप क्या होता है और एक कहा था कि फिनोटाइप क्या होता है। क्या कहा था? कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। तो याद रखिएगा, वैसा लक्षण जो बाहर से देखने से पता न चलता हो। जैसे जुड़वा भाई, जुड़वा भाई के अगर देखिएगा तो बाहर से नहीं पता चलता है लेकिन उनके जीन में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने अनुपात बताया था, शुद्ध लंबा उम्बा के अनुपात। तो शुद्ध लंबा कई गो है? शुद्ध लंबा एक है। कितना है? अशुद्ध लंबा कई गो है? दो गो है। अशुद्ध छोटा कई गो है? एक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है एग्जाम में? 1:2:1। फिर फिनोटाइप का अनुपात पूछेगा तो 3:1 होता है। पूछिए कैसे? 3:1 ऐसे होगा क्योंकि इसमें 3 गो में लंबा की बात आ रहा है। इसमें लंबा, इसमें लंबा, इसमें लंबा। तो फिनोटाइप में वैसा लक्षण होता है जो बाहरी से ही देखने से पता चल जाएगा। बात समझ में आ गया? शरीर के उभार से ही पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति बरियार है, कौन कमजोर है, कौन एक्टिव होगा। और इसमें एक क्या है? शुद्ध बौना। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों अनुपात पूछा जाता है एग्जाम में। हो गया। अगला पॉइंट, डब्ल्यू वाटसन बता दिए हैं आप लोग को किस चीज का सिद्धांत दिया था? जीनेटिक शब्द दिया था डब्ल्यू वाटसन। इसके अलावा अगला वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, ये भी एक वैज्ञानिक था। चार्ल्स डार्विन जो था, इन्होंने चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। किस चीज का सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। इनकी एक बुक थी, याद है आप लोग को? बोलिए, इनकी बुक का नाम कौन बताएंगे? इनकी बुक, हाँ बोलिए। द ओरिजिन ऑफ स्पीच। क्या होगा? द ऑरिजिन, सुनिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पीच। ऑफ स्पीच किसकी बुक थी? 1859 ईस्वी में यह बुक प्रकाशित हुई थी। और यह पुस्तक किसकी थी? डार्विन का। और यही डार्विन था नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत में कहा था कि ब्रह्मांड के कोई भी पक्षी होते हैं या जीव जंतु होते हैं, जलवायु के अनुसार अपने आप को क्या करते हैं? ढाल लेते हैं। जैसे ठंडा के दिन में हम लोग, ठंडा आता है तो स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, लेकिन गाय भैंस बकरी मुर्गा मुर्गी को क्या पहनाया जाता है? बोरा। नहीं बोरा पहनाओगी तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अपना बचाव से बचाया जाता है, वो तो अपने इच्छा से वो लोग होता है। अच्छा मान लीजिए कि चिड़िया को क्या पहनाया जाता है? झोरा। बोलिए, तो चिड़िया कैसे? चिड़िया को ठंडा नहीं लगता होगा। वहीं सुनिए, वहीं अपने प्रयोग में डार्विन कहा था कि जीव जो होता है अपने आप को जलवायु के अनुसार ढाल लेते हैं। ठंडा के दिन में वो अपने उपाय कर लेते हैं और गर्मी के दिन में वो अपना उपाय कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेचुरल। नेचुरल मतलब प्रकृति। सिलेक्शन मतलब क्या होता है? नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, वो लड़कियां का बोल रहे हैं का जो वायरल हुई है? उस पर एक डायलॉग लागू हुआ था, याद है? एक डायलॉग उसमें लागू हुआ था। उनका फेमस डायलॉग जानते हैं क्या है? बोलिए, किसी को याद है नेचुरल ब्यूटी वो लड़की की डायलॉग?
हाँ बोलो कौन सा डायलॉग था? चलो वो बेचारी चैलेंजे कर दी है पूरा बिहार के लड़की लोग को कि हमसे सुंदर कोई नहीं है ना। चार्ल्स डार्विन ने बोगल नामक जहाज से पूरा विश्व का भ्रमण किया था। कौन सी जहाज से? बोगल नामक जहाज से इन्होंने पूरा दुनिया को भ्रमण किया था चार्ल्स डार्विन। अगला है वैज्ञानिक जोहानसन। ये जोहानसन जो थे 1909 में जीन का संश्लेषण किए थे। किस चीज का खोज किए थे? जीन का खोज किए थे। बाकी जॉन मेंडल हो गया। चारों ऑप्शन क्लियर रहने दे। अच्छा क्या दिक्कत है? 3-4 गो है मिशन। आगे चल के आसान आसान क्वेश्चन है, पढ़ाने वाला नहीं है 2-3 गो। देखिए यहीं 1-2 गो साइंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलती बस में ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है कि पीछे की ओर? खड़ी हुई बस में अगर मान लीजिए कि बस खड़ी है, अचानक ड्राइवर द्वारा बस निकल गई तो कैसा? तो ये बताना है कि किसका कारण था? जड़त्व, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, भार। देखिए ये जब बात आया तो हमको याद आ गए न्यूटन। कौन आ गए? न्यूटन। और न्यूटन जो थे, न्यूटन ये इन्होंने गति का नियम दिया था। सबसे पहले इन्होंने जड़त्व के बारे में बताए थे कि जड़त्व क्या होता है। तो इन्होंने कहा था कि जड़त्व एक ऐसी भौतिक राशि होती है जो अपनी अवस्था को चेंज करना नहीं चाहती है। यानी जो वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, और जो गति में है वह गति में ही रहना चाहती है। समझ में आया? तो इन्होंने कहा कि जड़त्व एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसमें वह अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती है। अर्थात जो वस्तु गति में है वह गति में ही रहना चाहती है, और जो वस्तु विराम में है उसे विराम में। इसके लिए जड़त्व को 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया गति का जड़त्व, गति का जड़त्व कहा गया, और दूसरा को कहा गया विराम का जड़त्व। क्या कहा गया? विराम का जड़त्व कहा गया। ध्यान रखिएगा, जो वस्तु गति में होती है उसे क्या कहा जाएगा, और जो वस्तु विराम में होती है उसे क्या कहा जाएगा? विराम का जड़त्व। बात समझ में गया? इन न्यूटन ने इन्होंने गति के नियम 1687 में प्रकाशित किया था प्रिंसिपिया नामक बुक से। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता था पहले। न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया क्या था, और इन्होंने न्यूटन के नियम कब दिया था? 1687 में। और ये न्यूटन जो थे 3 नियम दिए थे। पहला नियम था न्यूटन के गति के प्रथम नियम। न्यूटन के गति के फर्स्ट नियम क्या था? तो देखिए फर्स्ट नियम को ही कहा जाता था जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। जड़त्व का नियम कहा जाता था या कहा जाता था गैलीलियो का नियम? क्या कहा जाता था? गैलीलियो। क्या कहा जाता था? गैलीलियो का नियम। सुनिए ध्यान से, न्यूटन के प्रथम नियम से हम लोग का बल का परिभाषा मिला था। क्या मिला था? बल का परिभाषा मिला था। कैसे? सुनिए ध्यान से कि न्यूटन अपनी गति के प्रथम नियम में कहा था कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि हम उस पर बाहरी बल न लगाएं। ठीक है? बाह्य बल आरोपित न किया जा सके। कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये बेंच है, बेंच ये आजीवन तक यहीं रह जाएगा, करोड़ों बरस तक यहीं रह जाएगा जब तक इसको किसी दूसरे बल के द्वारा इसको हटाया नहीं जा सकता है। बात समझ में गया? तो हम बल लगा के हटाएंगे इस बेंच को ना, तो बेंच की अवस्था चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा ना। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बल वह भौतिक राशि होता है जो किसी भी वस्तु के स्थिति और दिशा को क्या करता है? बदल देता है। तो यही न्यूटन अपनी प्रथम गति में कहा था कि जैसे कोई भी वस्तु तब तक बनी रहेगी अपनी जगह पर, जैसे यहाँ मार्कर लगा दिया जाएगा तो यह हमेशा के लिए क्या करेगी? यहीं पे रह जाएगी जब तक हम इसको बाहरी बल लगा के खींचेंगे नहीं। ठीक है? इसी को कहा जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और इसमें क्या मिला था? बल का परिभाषा। इसके उदाहरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये उदाहरण ने पूछा था
पहला उदाहरण यह होता है कि चलती बस में बैठा व्यक्ति ड्राइवर के द्वारा ब्रेक लगने से आगे की ओर झुकता है कि पीछे की ओर, आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। दूसरा होगा कि खड़ी हुई बस में बैठा व्यक्ति बस के अचानक चलने से वह पीछे की ओर झुक जाता है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। अगला पूछा था कि किसी कंबल या दरी को डंडा से पीटने से उसमें से धूलकण का निकलना, समझ में आया? अब निकलेगा क्योंकि यह गर्मी वाला अंतिम में रख दिया गया है, सबके रजाई हो जाई, वह जब निकलेगा तो उसमें से धूल और निकलेगा, तो उसको डंडा से पीटिएगा तो उसमें से धूलकण निकलेगा। यह न्यूटन के गति के कौन सा नियम का उदाहरण है? पहला। अगला अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अगला क्वेश्चन होगा कि कांच के दीवार पे पत्थर मारने से क्या होता है? गोली मारने से गोल छिद्र हो जाता है, जबकि पत्थर मारने से वह टूट जाता है। यह भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। पांचवा उदाहरण होगा कि पेड़ के टहनी को हिलाने से पत्ती एवं फल का गिरना, न्यूटन की कौन सा गति का उदाहरण है? इसके बाद ये पहला से हो गया इतना क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा नियम दिया था न्यूटन, जो दिया था दूसरा नियम में, इन्होंने दूसरा नियम में कहा कि हमें बल का व्यंजक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बल का सूत्र प्राप्त हुआ। और न्यूटन कहा था, न्यूटन के दूसरा नियम क्या था कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। अर्थात F बराबर होता है m, मास मतलब क्या होता है? F फोर्स मतलब बल, मास मतलब द्रव्यमान, एलिगेशन मतलब त्वरण। तो कहा था कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं या बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया? इसी फार्मूला को बोला जाता है बल का व्यंजक। बल का क्या होता है? सूत्र। इस फार्मूला से बल का SI मात्रक भी निकाल सकती हो। ये क्या है? मास। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। kg SI मात्रक होता है। एलिगेशन त्वरण, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी बल का जब रियल SI मात्रक होगा तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसे न्यूटन के समान में हम लोग न्यूटन भी कहते हैं, लगा लीजिएगा। न्यूटन के समान में क्या बोलते हैं? इसे न्यूटन भी कहा जाता है। ऑप्शन में ये वाला सूत्र बहुत कम पूछता है, न्यूटन ही पूछ देता है। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यूटन बल का CGS मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। बात समझ में आ गया? हाँ। 1 न्यूटन बराबर कई डाइन? 10 के पावर 5 डाइन ना, 10 के पावर -5 5 है। बल सदिश होता है कि अदिश? सदिश होता है। बल की बीमा शायद होती है mLT के पावर -2। क्या होता है? बीमा होता है mLT के पावर -2। तो अब इसका उदाहरण क्या होता है? तो इसका उदाहरण क्या होता है? न्यूटन के गति के दूसरा नियम होता है कि ऊंची कूद या लंबी कूद करने के लिए हाथ से मिट्टी को ढीली करना। जैसे फनात जो फाना जाता है ना, फनात, वह मिट्टी को ढीला क्यों किया जाता है? ताकि कम चोट लगेगा। अधिक गहराई तक कील ठोकने के लिए, अगर मान लीजिए कि बड़ा मोट कील है, जितना मतलब छोटा लेवल की अगर हथौड़ी से कील ठोकिएगा तो आप ही के हाथ में चोट लगेगा ना। तो अधिक गहराई तक कील ठोकने के लिए भारी हथौड़े का क्या करना? प्रयोग करना। बात समझ में आ गया? कराटा के खिलाड़ियों के द्वारा हाथ से ईंट को तोड़ना। बात समझ में आया? टेनिस गेंद की तुलना में ये वाली लाल वाली गेंद से अधिक चोट लगना, ये सब न्यूटन के गति के दूसरा नियम का क्या है? उदाहरण है। और तीसरा नियम को बोलते हैं, न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया के प्रतिक्रिया बोला जाता है। न्यूटन के तीसरा नियम को इसमें बल का स्वरूप का पता चलता है। ठीक है? इसमें कहता है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। आप जिस दिशा में एक बॉल लेकर दीवार पर टकराइएगा, सीधा जाएगा और सीधा आएगा। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है ना। बंदूक से गोली छोड़ने पर गोली तो आगे निकल जाती है, लेकिन हुत्था पीछा की ओर धक्का देता है। तो ये भी होता है। नाव जो होती है पीछे की ओर लगी मारा जाता है, आगे बढ़ती है। समझ में आया? तो ये सब के सब किसकी गति के उदाहरण हो जाएंगे? या पानी में तैरने से पानी पर चोट लगना, पैदल चलने से जमीन पे चोट लगना, रॉकेट का उड़ना, ये न्यूटन के गति का क्या है? तीसरा नियम का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जड़त्व। बाकी सब फिर पढ़ा दिए हैं, बाद में पढ़ाते रहेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। 4 गो नियम दिया है, 4 वैज्ञानिक का 4 नियम।
देखिए सबसे पहले जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वह अधूरी डुबोई हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये जो लिखा गया ये समझ में नहीं आता होगा कि क्या लिखा है, लेकिन हम पढ़ा देते हैं यही बात को कि यह क्या लिखा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये आर्किमिडीज इसका आंसर होगा, और आर्किमिडीज आंसर से पहले आप लोग को पढ़ना है उत्प्लवन। क्या पढ़ना है? उत्प्लवन को कहा जाता है फ्लोटिंग। क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग। उत्प्लवन क्या होता है बोलिए? उत्प्लवन होता क्या है? हाँ, किसी द्रव में किसी वस्तु को तैरना उत्प्लवन कहलाता है। क्या कहता है? सुनिए, ऐसे लिख देते हैं छोटा सा परिभाषा, इसलिए किसी वस्तु को किसी द्रव में मतलब क्या? पानी वाला द्रव में तैरना क्या कहलाता है? तैरना उत्प्लवन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब सुनिए, उत्प्लवन में दो बल काम करता है। क्या करता है? उत्प्लवन में दो बल ही काम करता है, और उस दो बल में से दो बल कौन कौन सा होता है मालूम है आप लोग को? ये मान लीजिए कि ये जल हो गया। क्या हो गया? ये सब जल हो गया, और इसमें एक वस्तु क्या कर रही है? तैर रही है। क्या कर रही है? इस वस्तु पे दो बल लगता है, याद है? कौन कौन सा बल? देखिए, ऊपर की तरफ से एक बल लगता है जिसको भार बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ से कौन सा बल लगता है? भार बल। और नीचे की तरफ से कौन सा बल? बोलिए, उत्प्लावन बल लगता है। कौन सा बल लगता है? इसी को बोला जाता है प्रणोद बल। क्या बोला जाता है इसको? इसी को बोला जाता है उत्क्षेप बल। क्या बोला जाता है? उत्क्षेप बल। तो ये तीनों बल होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो प्लवन की क्रिया होती है, फ्लोटिंग की जो क्रिया होती है, वह दो बल क्रिया पर निर्भर होता है। दो बल पे, एक भार बल और ये क्या होते हैं, और एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं। वह ऊपर से दबाता है, ये नीचे से उठाता है। बात समझ में गया? किसी जब तैरते हैं हम लोग तो तैरना दो बल पे होता है, भार बल और कौन सा बल? उत्प्लावन बल, प्रणोद बल और उत्क्षेप बल। एक नीचे की तरफ दबता है आपको, ये इधर से क्या करता है? वो ऊपर की ओर भेजता है आप लोग को। इसी के बारे में आर्किमिडीज एक सिद्धांत दिया था। वैज्ञानिक उत्प्लवन के जनक माना जाता है आर्किमिडीज को, और आर्किमिडीज ने एक बेचारा सिद्धांत दिया था जिसे कहा जाता है आर्किमिडीज का क्या? सिद्धांत। आर्किमिडीज अपने सिद्धांत में क्या कहा था, इस बात को समझ लीजिए। ये क्या हो गया? जल हो गया ना, और इस जल के अंतर्गत मान लिए कि कोई वस्तु तैरेगी, और ये वस्तु जब तैरेगी तो ये वस्तु का आधा भाग डूबता है और आधा भाग क्या होता है? ऊपर की तरफ रहता है। तो ये जो ये वाला पार्ट जो हो गया ये आधा डूब गई। ठीक है। आर्किमिडीज क्या कहा था अपने नियम में, अपनी मेन सिद्धांत में, कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है, क्या किया जाता है? जिसे डुबाया जाता है ना, नहीं डुबाया जाता है। जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वस्तु द्वारा विस्थापित जल क्या होता है? या ऐसे कहिए कि जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित जल के क्या होता है? भार के बराबर होता है। नहीं समझ में आया होगा? देखिए, हंस रही है, हम जानते हैं कि ये नहीं समझ में आया होगा। खतरनाक टॉपिक है, और इसमें पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये टॉपिक है। यही तो फिजिक्स के मेन रीढ़ की हड्डी है। ये समझ में नहीं आता है ना, तो सबको एसआई मात्रा का मूलधन याद है। ये देखिए, ये आप जब तक समझोगी नहीं तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा तो नहीं पकड़ाएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि इसी के सटा के चारों ऑप्शन रहेगा, आपको अंतरे करने नहीं आएगा। इसी बात को जो जानेगा वो आंसर सही करके आएगा। देखिए, अब कहीं देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि पानी वाले भाग में हम किसी वस्तु को डुबाते हैं, तो डुबाते हैं तो दो बात तो होता है ना, जब डूबेगी वस्तु तो वस्तुआ अपनी पेंदी वाला जितना आयतन होगा वो पानी विस्थापित करेगी ना, पानी हटाएगी कि नहीं हटाएगी? हटाएगी। तो ये तो पानी विस्थापित करती है, और नीचे से कौन बल लगता है? एक उठाता, आप दबाओगे उधर से उठाएगा। समझ में आ गया? तो ये जब विस्थापित जो जल करती है, विस्थापित जल या लगने वाले नीचे की ओर लगने वाले जो उत्प्लावन बल होता है, वह वस्तु के द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज अपने सिद्धांत में कहा था। बातें समझ में आया? जैसे उदाहरण अगर समझेंगे तो दो उदाहरण रख रहे हैं, उससे और समझ में आएगा। जैसे ले लेते हैं लोहा की कांटी।
क्या ले लेते हैं? लोहा की कांटी ले लेते हैं और एक ले लेते हैं लोहा की नाव, लोहा की नाव। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से सबसे पहले जल में कौन डूब जाएगा? कांटी की नाव। रीजन क्या है? रीजन क्या है बताइए? हाँ, ये छोटा है। हाँ नहीं, सुनिए, रीजन यही होता है कि ये जो लोहा की कंटी जो होता है ना, ये जल को कम विस्थापित करता है। क्या करता है? ये जल को कम विस्थापित करता है, इसलिए यह जल्दी चल जाता है। और ये नाव जो होती है जल का ज़्यादा विस्थापित करती है, इसलिए यह ना डूबती है। बात समझ में आ गया? तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत था। और आर्किमिडीज के सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया, ये भी बताइए, बोलिए। आ गया? आर्किमिडीज के बाद अगला है पास्कल। क्या हुआ? रहने दे, तो कम से कम ये तो पढ़ा लेने दो, कम से कम 20 को तो हो जाने दीजिए, बाकी 5 को टिक मार के हो जाएगा। सुनिए, पास्कल जो था, पास्कल ये द्रव में दाब का नियम बताया था। क्या दिया था? पास्कल जो था, पास्कल द्रव में दाब का नियम बताया था, पास्कल का नियम। अब पास्कल के नियम क्या होता है बताएंगे आप लोग? बोलिए, याद है पास्कल के नियम क्या होता है? बोलिए। देखिए, संतुलन के अवस्था में क्या कहता? संतुलन के अवस्था में द्रव के अंतर्गत सभी बिंदुओं पर दाब का मान क्या होता है? समान होता है। इसी नियम को हम लोग बोलते हैं पास्कल का नियम। नहीं याद होगा? संतुलन के अवस्था में द्रव के अंदर सभी बिंदुओं पर दाब का मान क्या होता है? समान होता है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र है हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? ब्रेक। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक प्रेस। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? प्रेस। और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? लिफ्ट। ये पास्कल पर आधारित यंत्र है। पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र कौन कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस और हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट। बात समझ में आ गया? तो इतना बात समझ में आया। पास्कल। यहाँ दिया है बर्नौली। ये कौन था बर्नौली? छप्पर। आप लोग पढ़ी होगी, बस छप्पर उड़ जाता है। बर्नौली का सिद्धांत क्या था? बर्नौली क्या कहते हैं? बर्नौली का अगर सिद्धांत की बात किया जाएगा तो बर्नौली सिद्धांत दिया था, कहा था क्या कि जिस वस्तु में गति, जहां सबसे ज्यादा गति होती है वहां दाब सबसे कम होता है। समझ में आया? जिस वस्तु में गति जितना तेज वहां दाब सबसे कम। ये बर्नौली अपने सिद्धांत में कहते हैं। जैसे में आप लोग क्या बोला जाता है? बर्नौली क्या कहता है कि जैसे में गति जहां सबसे ज्यादा वहां दाब बहुत कम। क्या रीजन है कि बोला ट्रेन जब तेज रफ्तार से स्टेशन पे आती है तो तुरंत वहाँ के यात्री हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेन का गति स्टेशन पे क्या होता है? ज़्यादा। और जहाँ गति ज़्यादा वहाँ क्या कम? दाब कम। जहाँ गति ज़्यादा वहाँ दाब कम, और जहाँ गति कम वहाँ दाब ज़्यादा। समझ में आया? उसके बाद आप लोग पढ़ी होगी कि छप्पर से टीन का उड़ना। छप्पर से टीन का आंधी में, तो आंधी आती है तो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। और जब आंधी आएगी तो वहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, और वहाँ गतिज ऊर्जा जब ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? दाब कम होगा, इसलिए उड़ जाता है। बात समझ में आ गया? बर्नौली के सिद्धांत पर ही वेंचुरी मीटर होता है, जिसका उपयोग किया जाता है द्रव में दाब का बूंद ज्ञात किया जाता है। ऐसे करके फिल्टर पंप होता है। ऐसे करके यह भी उदाहरण था। ठीक है, तो बर्नौली हो गया। उसके बाद न्यूटन कौन थे? गति के नियम दिए थे। उसके बाद जड़त्व का नियम उसी को बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक नियम दिए थे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम दिए थे। ऐसे बहुत सारे काम किए थे। चलो 20 नंबर। इसमें भी 4 को वैज्ञानिक आ गया। अब क्या करें हम? चारों नहीं, इन लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। एडवर्ड, देखिए इसमें जैव विविधता के पिता के नाम से जाना जाता है। आप जब रनिंग करते हैं ना, रनिंग, तो मन करता है कि रुक जाए यहीं पे। कुछ दिन रनिंग करने के बाद मन करता है कि रुक जाए,
लेकिन वह हिम्मत ही आपको पहुंचाती है वहाँ पे। बात समझ में आ गया? क्योंकि आपके मन में ये होना चाहिए कि हम दौड़ने से मरेंगे नहीं, इस बात को साबित कर लेना चाहिए। हम दौड़ेंगे तो मरेंगे नहीं, जब जिएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ जाइए। तो जब हिम्मत जहाँ हार जाइएगा ना, तो वहाँ सारा कुछ आपके एकदम खत्म, हार वहीं पे है। हिम्मत जहाँ हारेंगे वहाँ आपके जीवन की क्या है, हार है। तो ये तो हम बोल रहे हैं, आप लोगों को तो केवल बैठ के पढ़ना है। मेन तो प्रेशर हमारे ऊपर है, हम पॉइंट जो रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो 2-3 क्वेश्चन है, अगर आप ही लोग गायब हो जाएंगे तो हम ऐसे तो यूट्यूब पर हमको पढ़ाना है, आज ये काम करे चाहे कल काम करे, कल बेंच ही और दीवार को पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया में जल्दी जाना है। एडवर्ड और विल्सन हो जाएंगे जैव विविधता। सबसे पहले क्वेश्चन बताना है कि जैव विविधता जो था सबसे ज्यादा कहाँ है, बोलिए। पश्चिमी घाट, सबसे ज्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। जैव विविधता दिवस किसको मनाया जाता है? 22 मई को। कब मई को? 22 मई को। आज जैव विविधता के पिता किसे कहा जाता है? एडवर्ड विल्सन को। किसको कहा जाता है? एडवर्ड विल्सन को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का खोज अभी पढ़ा है। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज 1881 में। कब किए थे? केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में। ये आ गया मेंडलीफ। और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, जब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे तो तत्वों के सजाने का इतिहास पढ़े होंगे। सजाने का इतिहास अगर मालूम होगा तो आप पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी केवल जानते होंगे, लेकिन सारणी 4 प्रकार की होती है। एक पहला जो था, पहला डोबरेनर का नियम था। कौन सा नियम था? दूसरा का था न्यूलैंडस का नियम, न्यूलैंडस का नियम। और तीसरा था मेंडलीफ का नियम। और चौथा था मोसले का नियम। बात समझ में आ गया? मोसले का नियम। बात समझ में आया? ये जो थे तत्वों को सजाए थे, ये डोबनेरर 1829 में अपना सिद्धांत दिया था। ये 1863 में दिए थे, ये 1869 में दिए थे, और ये 1913 ईस्वी में दिया था। बात समझ में आया? ये जो डोबनेरर था यह तिर्यक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया कहा था? तिर्यक नियम कहा जाता है इसके नियम को। इसके नियम को अष्टक नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये परमाणु भार के क्रम में सजाया था मोसले, और ये नहीं मेंडलीफ था ना, और ये परमाणु क्रमांक के क्रम में सजाए थे। कौन कौन हो जाएंगे? मोसले। बात समझ में आ गया? अब सबके अलग अलग से अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा काटा गया। अब सुनिएगा, अगर बात किया जाएगा डोबरेनर के बारे में, तो डोबनेरर का जो जन्म हुआ था 17, ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। कहाँ के वैज्ञानिक था? 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 1849 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु। और 1829 ईस्वी में क्या हुआ था? 1829 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? बोलिए। इन्होंने तिर्यक नियम दिया था। और 31 नहीं 81 में ब्राउन, देख लीजिएगा अच्छा से, भेज देंगे ऐसा हम देख के। 81 में हुआ था। रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने क्या था कि 1838 नहीं ना था, 38 हो सकता है, नहीं तो 81। अच्छा देख लेंगे हम। तो 1800 कब हुआ था? 29 में। सुनिए, इस नियम को तिर्यक नियम क्यों कहा जाता है मालूम है? नहीं मालूम है। ये जो डोबरेनर था, इन्होंने 3 को पंक्तियां लिया था, और इसमें पहला पंक्ति में लिथियम को रखा, सोडियम को रखा और पोटेशियम को रखा। बताइए, तो लिथियम के परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। लिथियम के परमाणु क्रमांक 3, तो परमाणु भार कितना? 7। पोटेशियम के परमाणु भार 11, तो ये कितना? 11 दूनी 22 है, 1 23, ये 19, 19 दूनी का 38 है। अब सुनिए, 1 सेकेंड के अंतर्गत आप लोग को डोबनेरर का तिर्यक नियम समझ में आने वाला है। सुनिए, डोबनेरर अपना तिर्यक नियम में कहा था कि किनारे वाले शेष दोनों तत्वों का औसत जो होता है बीच वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होता है। कहा था क्या कि आप इसका और इसका, किनारे वाले शेष दोनों तत्वों की अगर औसत निकालेंगे तो बीच वाले तत्वों के औसत भार के मान के बराबर होगा। और आप लोग औसत के फॉर्मूला पढ़े होंगे, राशियों के योग बटा में राशियों के क्या होता है? संख्या। 2 से इसको भाग दे दिया जाएगा। जोड़िए, 39 से 7 कितना होता है?
46 के 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा। देखिए बीच वाला पार्ट आ गया, यही कहा था डोबनेरर अपने तिर्यक नियम में। बात समझ में आया, क्लियर है। उसके अलावा ऐसे ही था, न्यूलैंडस अष्टक नियम दिया। इन्होंने कहा कि जैसे संगीत के प्रथम स्वर 8वां स्वर के बराबर होता है, वैसे हमारे सारणी के पहला तत्व 8वां तत्व के क्या होता है, बराबर। इनका भी अगर एगो प्रूव कर देंगे तो इनका आवर्त सारणी में पहला तत्व था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से स्टार्ट किए और इन्होंने 9 नंबर पर रखे थे फ्लोरीन को। कहाँ रखे थे? हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, अब परमाणु भार। अब फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोलिए 9। अब परमाणु भार 18 कितना हो जाएंगे, 19। ध्यान से रखिएगा, आप लोग भी एक पढ़े होंगे अभी साइंस में, यहाँ पे भी जरूरत है कंपटीशन में, संयोजकता। आपको मालूम है संयोजकता किसे कहते हैं, बोलिए संयोजकता किसे कहते हैं, बोलिए। इलेक्ट्रॉन को साझा करना ही क्या कहलाता है, संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये भी नहीं अभी आया, समझ में आता होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं ना, तो पढ़ाना यहाँ बेकार है, नहीं समझ में आएगा। तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो तत्व, अच्छा देखिए ये परमाणु हो गया। परमाणु में कक्षा आप लोग पढ़ी है, 4 गो होता है, KLMN, समझ में आया। ये बाह्यतम कक्षा होता है, इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसके अलावा इसके अंदर भी होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो तत्परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता बोला जाता है। यानी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 5, तो कई गो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ, 5 गो। और इसके ठीक विपरीत होता है कोर इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा को छोड़ के अंदर वाला कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी, इसका भी संयोजकता अगर निकालोगी तो 1 होगा, इसका भी 1 होगा। इसलिए न्यूलैंडस कहा था कि हमारे सारणी के प्रथम तत्वों का गुण प्रत्येक 8वां तत्व के गुण के क्या होता है। अब मेंडलीफ जो था, इन्होंने आवर्त नियम दिया था। इनका जन्म 1834 में होता है, कहाँ हुआ था, रूस में। 1834 में दामित्री इनोविच मेंडलीफ का जन्म होता है रूस में, और 1907 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मेंडलीफ जो आवर्त सारणी दिया था, इसमें इन्होंने गलती क्या किया था कि इसके समय में गलती क्या किया था कि हाइड्रोजनबर्ग में निकेल को रख दिया था। इसके अलावा इनके समय 53 ही तत्व ज्ञात था। इसके अलावा और काम क्या किया था कि अधिक परमाणु भार वाले को पहले रख दिया था और कम परमाणु भार वाले को बाद में रखा था। इस वजह से मोसले ने इनके नियम को क्या किया, काट दिया। और आज जो हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, वह मोसले के पढ़ते हैं। किसके पढ़ते हैं, देखिए ये मई का दिवस है, याद रखिएगा। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। उसके बाद ये मनाया जाता है 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मई को आतंकवाद दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू हाँ देखिए निम्न में से जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अच्छा ये किसकी राजधानी है, स्पेन। बता दे स्पेन के बारे में कि छोड़ दें, छोड़ देते। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस के बारे में बताया कि छोड़ दें। बर्लिन की राजधानी जर्मनी और नई दिल्ली भारत। मेरियाना ऊन प्राप्त करने वाली भेड़ कौन सा देश में पाई जाती है, इसी में से बोलिए। स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। क्या हो जाएगा, स्पेन की मुद्रा नॉर्वे का है या स्वीडन का है, क्या होता है, स्पेन की मुद्रा क्या होता है, डॉलर होता है। अगला बताइए, स्पेन में भारत और नहीं सॉरी स्पेन एवं फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत है, पिनरीज पर्वत। स्पेन एवं फ्रांस के बीच कौन सा खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी। किसकी खाड़ी, सियरा निवेदा। सियरा निवेदा, सुनिए, सियरा निवेदा पर्वत कौन सा देश में स्थित है, फ्रांस और स्पेन में। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है,
फ्रांस और स्पेन को। हालांकि जिब्राल्टर जनसंधि पर इंग्लैंड का अधिकार है, इसलिए अभी वर्तमान स्थिति में स्पेन और इंग्लैंड के बीच क्या चल रहा है? युद्ध। क्या चल रहा है? बोलिए आंसर। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत? 368 में संविधान संशोधन है, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हो गया। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये 300 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और उसके बाद वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। क्या क्वेश्चन में पूछा है? राष्ट्रपति शासन, कौन सा? राष्ट्रपति शासन, ये हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब खींच देते हैं सर दे जल्दी। बोलिए। अस्पृश्यता के अंत क्या होगा? देखिए 14 में समता के अधिकार। समता के अधिकार के मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक समान बनेगा और सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होगा। 15 कहता है धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 लोक नियोजन, नौकरी पाने का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के मतलब क्या होता है? छुआछूत। क्या होता है? 18 में क्या होगा? आज के लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन को पढ़ाएंगे ढंग से। देखिए नागार्जुन सागर जो बांध है किस दो नदियों के बीच में है? लास्ट है, आराम से सीख लीजिएगा। सुनो, हाला मत करो, चिल्लाओ मत, सुनो। सबसे पहले नागार्जुन सागर बांध हम लिख देते हैं, ठीक है? यहाँ लिखते हैं नागार्जुन सागर बांध, और पहला पॉइंट यह है कि ये जो नागार्जुन सागर बांध है, ये भारत के सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुआ था? बोलिए। स्थापना लास्ट है, आप लोग बताते चलिए। नागार्जुन सागर बांध किताब में मिलेगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे, बस यही मिलेगा। स्थापना इसका हुआ था 1952 में। कार्य मतलब ये चालू हुआ बनाने, और पूर्ण रूप से बन गया 1957 ईस्वी में। पूर्ण रूप से कब बना? 1957 में। बात समझ में आ गया? नागार्जुन सागर है, गलती हो गया। नहीं, भुलाए नहीं है, लिखा गया था उल्टा। देखिए सबसे पहला पॉइंट होगा कि नागार्जुन सागर बांध के स्थापना अगर पूछा जाएगा तो ये होगा 1967 ईस्वी में। कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ये कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर हो जाएगी? और यहाँ से इस नदी के बारे में बताना है आप लोग को। बोलिए इस नदी की विशेषता क्या है? सबसे पहले प्रदीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी। प्रदीप भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली कौन थी? हाँ, गोदावरी। पहली हो जाएगी गोदावरी, दूसरी हो जाएगी कृष्णा नदी, ठीक है? कृष्णा नदी के अगर उद्गम आप लोग से पूछा जाएगा तो उद्गम कहाँ से हो जाएगा? याद है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कहाँ से हो जाएगा? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद अगर मुहन्ना पूछा जाएगा कि मुहन्ना कहाँ है कृष्णा नदी का, तो बताइए, याद है आप लोग को? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल के खाड़ी में। और अगला पॉइंट यह होगा कि इस बांध का विस्तार कौन कौन सा राज्य में है? तो 2 जगह, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और दूसरा राज्य क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। याद है? तेलंगाना के नलकोंडा जिला कहाँ सिंचाई करती हैं? तेलंगाना के नलकुंडा जिला में सिंचाई करती हैं। और ये जो होता है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला। कौन सा जिला है? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला, याद रखिएगा। लेकिन कृष्णा नदी पे और 2 बांध हैं। एक है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध, और श्री शैलेश बांध। श्री शैलेश बांध। देखिए इतना ज्योग्राफी के किताब में नहीं लिखा होगा लेवल में। ये स्थापना से स्थापना सब बता रहे हैं, नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग इग्नोर मत कीजिए। देखिए ये तो आप लोग को हो गया ना, आंसर मिल गया आप लोग का।
क्या होगा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही ना। लेकिन दो और क्वेश्चन आप बताइए कि भारत के अगर पूछेगा कि सबसे लंबा बांध कौन है, लंबा, बोलिए। अब लगा लेते हैं यहाँ हीराकुंड, दो तीन गो जो मुख्य रूप से है उसी को बता देते हैं। हीराकुंड बांध के अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि सबसे पहला हीराकुंड बांध की स्थापना, इसका स्थापना स्टार्ट हुआ था 52 में, इसी का कार्य स्टार्ट हुआ 52 में, और ये पूर्ण रूप से कब बन गए? पूर्ण रूप से बन गए 57 में। कहाँ बन गए? 57। अवस्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ अवस्थित है? बोलिए, उड़ीसा में महानदी पर। कहाँ है? महानदी उड़ीसा, महानदी उड़ीसा पर स्थित है। ये बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि इसकी लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई दो जगह बड़ा पूछता है, मीटर में भी पूछ देता है और किलोमीटर में भी पूछ देता है। तो मीटर में, अगर किलोमीटर में होगा तो याद रखिएगा 25.8 किलोमीटर। मीटर में कितना हो जाएगा? नहीं, 25 पॉइंट, महानदी 25 पॉइंट कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर है। किलोमीटर में अगर लंबाई अगर पूछेगा मीटर में कितना है तो 4800 मीटर। कितना है? और याद रखिएगा इसका विशेषता यह होगा कि यह भारत के सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है? भारत के सबसे लंबा बांध। भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएंगे? हीराकुंड बांध उड़ीसा में। सिंचाई कितना क्षेत्रों में करता है? सिंचाई 10 लाख हेक्टेयर में यह सिंचाई करता है। इसके माध्यम से कितना सिंचाई होता है? 10 लाख हेक्टेयर की सिंचाई किसके माध्यम से होता है? इसी के माध्यम से। एक और क्वेश्चन, ये तो लंबा हो गया, पूछेगा कि भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन है? भाखड़ा बांध नहीं होगा, वह गुरुत्वीय बांध हो, टिहरी बांध। भारत के अगर ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो लगाइए यहाँ पे टिहरी बांध। कौन सा बांध लगाना है? सबसे पहला क्वेश्चन, यह उत्तराखंड के टिहरी जिला में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के टिहरी जिला में। सुनिए, अब दरोगा में क्वेश्चन क्या पूछा था कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पे है? याद है? तो भागीरथी और भिलंगना। कौन सी हो जाएगी? भागीरथी और क्या हो जाएंगी? भिलंगना। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। और यह हीराकुंड बांध, टिहरी बांध जो है कौन सी नदी पे है? हो गया ना? राज्य कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। हो गया। अगला पॉइंट सुनिए, टिहरी जो बांध होता है इसकी ऊंचाई होता है 260.5। कितना होता है? 260.5। इसलिए भारत के सबसे ऊंचा बांध, भारत के सबसे ऊंचा बांध के नाम अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध, टिहरी बांध हो जाएंगे। कहाँ? उड़ीसा में। एक और क्वेश्चन बताना है आप लोग को कि कावेरी जल विवाद कितने राज्य में था? कावेरी जल विवाद 4 राज्य में था। बोलिए कौन कौन सा राज्य हो जाएंगे? केरल, केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद पांडुचेरी। क्या था? पांडुचेरी। और इस पे भी एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था कृष्णराज बांध। क्या नाम था? कृष्णराज बांध की स्थापना जो किया था करने वाले व्यक्ति का नाम था विश्वेश्वरैया। कौन किए थे? विश्वेश्वरैया। भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन है? भाखड़ा नागल। भारत के भाखड़ा नागल गुरुत्वीय बांध है। भारत के सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध। ये कहाँ है? तो 3 राज्य में, 4 राज्य में इनका विस्तार है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और क्या हो जाएंगे? राजस्थान। बात समझ में आ गया? भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और क्या हो जाएंगे? राजस्थान। और ये नदी पूछेगा तो सतलज नदी। कौन सी नदी? चलिए रहने देते हैं, आप लोग थक गई हैं।